हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक पांडे। मैं आपके लिए मशीन का कंप्लीट लेक्चर लेके आया हूँ और ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी दिन से क्लोज चल रही हैं। इस वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी या यूट्यूब के माध्यम से या कोई अदर ऐप भी हो सकता है। तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो मशीन बुक को लेकर चलेंगे हम, और मशीन की ही कंप्लीट स्टडी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम और एनी अदर सब्जेक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं, हम कहाँ तक जाएंगे, मशीन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट हम सबसे पहले करते हैं, स्टार्ट हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर से। ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, फिर पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन, बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन्स। इसके आगे पढ़ेंगे हम डीसी मशीन, डीसी मशीन। डीसी मशीन में दो चीजें पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में भी दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, इसी का दूसरा नाम अल्टरनेटर भी है, और दूसरा पढ़ेंगे हम सिंक्रोनस मोटर। फिर इसके आगे बात करेंगे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, लास्ट में नहीं सेकंड लास्ट में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बाद पढ़ेंगे एफएचपी मोटर्स, फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर। फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर्स पढ़ेंगे। और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ मोटर्स एंड ड्राइव्स पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है पूरे कंप्लीट मशीन बुक में। तो हमारा सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन के बारे में जानेंगे, डीसी मशीन जनरेटर मोटर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मोटर जनरेटर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एफएचपी और एप्लीकेशन मोटर्स। जितने भी मोटर्स होती हैं उनका एप्लीकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लास्ट में देखेंगे। अब आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हम ट्रांसफार्मर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफार्मर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज। फिर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आगे पढ़ेंगे फेजर डायग्राम ऑन लोड। नो लोड की जो स्टडी होगी वो जनरली हम ये वर्किंग में ही देख लेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड रिफर्ड वैल्यूज। रेजिस्टेंस, इंपीडेंस और रिएक्टेंस की रिफर्ड वैल्यूज पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे नो लोड टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
पढ़ेंगे आगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन प्रत्येक फॉर्मेट में पढ़ेंगे, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में भी, रियल फॉर्मेट में भी, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मेट में भी। फिर इसके आगे बात करेंगे, हम लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। फिर आगे बात करते हैं, दिखाई दे रहा है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर के बाद पढ़ेंगे इफिशिएंसी। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन में 2-3 चीज़ें और भी हमारी छूट रही हैं। हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, फिर इफिशिएंसी पढ़ेंगे। अब इफिशिएंसी पढ़ने से पहले ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे टेस्टिंग पढ़नी है, कुछ बैक टू बैक और संपनर टेस्ट पढ़ेंगे, बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट पढ़ेंगे। एफिशिएंसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी या मिनिमम इफिशिएंसी, कंडीशंस फॉर इफिशिएंसीज। इफिशिएंसी के लिए कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे हम ऑटो ट्रांसफार्मर। फिर बात ऑटो ट्रांसफार्मर की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, उसमें क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कितनी कॉपर की सेविंग आप करते हो अदर ट्रांसफार्मर के कंपेयर में। फिर बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में सीटी और पीटी के बारे में जानेंगे, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। फिर आगे बात करते हैं हम कनेक्शंस ऑफ ट्रांसफार्मर। 4-5-6 तरह के कनेक्शंस देखेंगे। सबसे पहले स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, वीवी कनेक्शन और स्कॉट कनेक्शन, इतनी सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद फिर हम फेज कन्वर्जन भी इसी में देखेंगे। आगे बात करते हैं पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, कंडीशंस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन देखेंगे। फिर आगे बात करेंगे हम सर्कुलेटिंग करंट क्या होती है, सर्कुलेटिंग करंट क्या होती है और सर्कुलेटिंग पावर कितना डेवलप होता है, उसका क्या फ़ायदा नुकसान है। फिर बात करते हैं जितने भी तरह के ट्रांसफार्मर मिलेंगे आपके, छोटे मोटे ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो गया, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, कूलिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, उसके बाद कूलिंग पढ़ेंगे, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मुख्य रूप से इतनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर में, और जो भी चीज़ें छोटी मोटी बच रही होंगी वो इन्हीं में इंक्लूड हो जाएंगी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन और वर्किंग से करते हैं। तो इंट्रोडक्शन और वर्किंग से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर नॉर्मल एक स्टैटिक डिवाइस है, एक स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, या ध्यान रखना स्टैटिक मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। सबसे पहला स्टैटिक क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। सबसे पहली बार ट्रांसफार्मर क्या है कि स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता है, घूमने वाला कोई भी पार्ट नहीं होता है। अगली बात, इसका काम क्या होता है, तो पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना है।
पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना है। मतलब कि अगर एक ट्रांसफार्मर है, उसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है, तो इनपुट से पावर उठा करके आउटपुट में भेज देना। ठीक है, अब इस कंडीशन को करते समय इसका ये काम तो हो गया, पावर को एक जगह से दूसरी जगह से तक स्थानांतरित करना। साथ ही साथ तीसरा काम है, ये हाई वोल्टेज की लो करंट को, हाई वोल्टेज की लो करंट को भेजता है या बदलता है लो वोल्टेज की हाई करंट में। ध्यान रखना, इसका अगला काम यह है कि ये हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज के हाई करंट में बदलता है। और इस प्रक्रिया को करते समय ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पावर कांस्टेंट होती है। पावर कांस्टेंट होती है, थोड़ा बहुत लॉसेस जरूर होते हैं लेकिन पावर कांस्टेंट होती है मैक्सिमम। पावर तो कांस्टेंट होती है, साथ साथ कोई भी रोटेटिंग पार्ट ना होने के कारण, कोई भी घूर्णी पार्ट ना होने के कारण इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट और आउटपुट की बराबर होती है। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट यूनिट है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है इसकी, ये कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता है, F = Pn/120 होता है। ऑलरेडी आप जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं पहले। तो F = Pn/120 होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटली डिपेंड स्पीड पर होती है, गति पर होती है। अगर गति नहीं है तो गति पर डिपेंडेंसी नहीं है या उसमें गति नहीं है तो ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर पावर को एक सर्किट से दूसरी सर्किट पर ले जाना है तो उसके लिए पावर भी आपकी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी आपकी भी कांस्टेंट रहेगी। अब ध्यान में रखना है आपको, मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं, एक नॉर्मल सर्किट डायग्राम बनाता हूं ट्रांसफार्मर का। एक तरफ ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कोर। ये आपका कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको N1 हमने बोल दिया। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको N2 बोल दिया। इसको प्राइमरी वाइंडिंग और इसको बोल दिया हमने सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ करंट आती है। प्राइमरी वोल्टेज, यहां पर जितनी भी पावर आएगी, कोई भी लाइन आ रही है, यहां से पावर यहां कनेक्ट किया गया और ये पावर को यहां पर इकट्ठा करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन की प्रक्रिया होगी, सारी वर्किंग की डिटेल आपको दी जाएगी। तो इस सर्किट से इस सर्किट में भेज देता है बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इनका कनेक्शन किस तरह से होता है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि मैग्नेटिक कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज मैग्नेटिकली या मैग्नेटिक। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी, किसी भी ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती है, बल्कि मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है। ठीक है, अब इसके वर्किंग की बात करते हैं हम। ध्यान देना, वर्किंग को ध्यान से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और ये आपकी कोर है। सबसे पहले जब हम किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में वोल्टेज V1 अप्लाई करेंगे, जैसे ही वोल्टेज आप लाइन जोड़ दिए वोल्टेज की, तो इधर आपका कोई लोड नहीं जुड़ा है, तुरंत वोल्टेज जोड़ने से एक करंट यहां फ्लो होने लगेगी। मैं अभी आइडियल करंट की आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं। समझना बात को, आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, बिल्कुल आदर्श हो, बिल्कुल मतलब कि एररलेस हो। इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट परमेबिलिटी की कोर होनी चाहिए, जिसकी चुंबकशीलता इनफाइनाइट हो,
साथ ही साथ कोई भी कॉपर लॉस नहीं होना चाहिए, एयर लीकेज, फ्लक्स कुछ भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वोल्टेज V1 जैसे ही हमने अप्लाई किया तुरंत इस सर्किट में करंट I0 आ जाएगी। और ये कॉइल इंडक्टिव कॉइल है और इसमें करंट अगर फ्लो हो रही है तो आपको पता है, थंब रूल आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी, ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर एक वायर, मतलब एक किसी भी मैग्नेटिक कोर में वायर लपेट दिया जाए, उसमें करंट फ्लो कराई जाए तो तुरंत इसके पर मतलब दोनों तरफ मैग्नेट बिल्डअप हो जाता है। तो एक साइड N बिल्डअप होगा और दूसरी साइड S डेवलप होगा। वोल्टेज आपने दिया, करंट आई, करंट जब वाइंडिंग में फ्लो हुई, वाइंडिंग में फ्लो होने की वजह से तुरंत एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम हमने दे दिया φm। और ये यहां से चल के इस तरह से कोर के माध्यम से ऐसे फिर से यहां पर कंप्लीट हो गई। ये इसका पाथ बना। कहने का मतलब जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो तुरंत करंट I0 आई, I0 के कारण तुरंत एक फ्लक्स डेवलप हुई। ये फ्लक्स जो है मैग्नेटिक कोर से फ्लो होती हुई सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होती हुई फिर से अपना पाथ कंप्लीट कर ली। अब बात आती है कि ये फ्लक्स ऐसे भी तो जा सकती थी, इधर भी तो जा सकती थी, क्यों कोर से ही गई? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। इसमें ये रास्ता इनफाइनाइट रिलक्टेंस का है, ये रास्ता इनफाइनाइट रिलक्टेंस का है, ये भी रास्ता इनफाइनाइट रिलक्टेंस का है, लेकिन इसका रिलक्टेंस लगभग शून्य है। तो जहां रुकावट सबसे कम होगी हमेशा फ्लक्स उसी मार्ग से जाएगी। तो इस तरह से फ्लक्स यहां से चली और सेकेंडरी से लिंक होते हुए फिर से अपने रास्ते पे पहुंच गई। अब ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात और है, ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन प्रक्रिया पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन प्रक्रिया पर अगर काम करता है, इंडक्शन पर काम करता है, और इंडक्शन कभी डीसी में नहीं होता है, इंडक्शन सिर्फ एसी में होता है। तो हमेशा ट्रांसफॉर्मर को जो वोल्टेज दी जाती है वो डीसी वोल्टेज नहीं दी जाती है बल्कि एसी जोड़ी जाती है। डीसी का मतलब किसी बैटरी से कभी ट्रांसफॉर्मर को डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाता है। बैटरी के बाद इन्वर्टर लगेगा तब एसी बना के भले जोड़ दिया जाए, डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता है। इसको हमेशा कौन सी सप्लाई दी जानी चाहिए? एसी। और एसी को डिनोट इस तरह से करते हैं। तो एसी सप्लाई दिया गया। हमेशा ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पे काम करता है? एसी। अगर आपसे पूछा जाए एसी के बजाय डीसी दे दी जाए तो क्या होगा? तो एसी के बजाय अगर डीसी दे दी जाए तो एक बार पहले एसी की वर्किंग आप समझ लें, फिर मैं आपको डीसी का समझा दूंगा, आसानी से समझ आ जाएगा। यहां पर हमने एसी वोल्टेज दिया, करंट आई, करंट वाइंडिंग फ्लो हुई, फ्लक्स बिल्डअप हुई, फ्लक्स कोर के रास्ते से अपना मार्ग कंप्लीट कर ली। अब ध्यान रखना है कि ये फ्लक्स का नेचर कैसा है? इस फ्लक्स का नेचर ऐसा है, साइनोसाइडल। एसी है साइनोसाइडल। साइनोसाइडल नेचर का मतलब है कि ये अल्टरनेटिंग है, ये बार बार चेंज होती रहती है। और बार बार चेंज होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एक बार जीरो पे थी, फिर मैक्सिमम गई, जीरो पे थी, फिर मैक्सिमम गई, फिर जीरो आई, फिर माइनस मैक्सिमम गई। इस तरह से लगातार सर्कुलेशन इसका चलता रहता है। तो अगर इस तरह से अल्टरनेशन चलता रहता है तो बार बार हम क्या देख रहे हैं? फ्लक्स में वेरिएशन चल रहा है। फ्लक्स में वेरिएशन चल रहा है, इसका मतलब ये है कि फ्लक्स बार बार चेंज हो रही है, फ्लक्स बार बार चेंज हो रही है। ये एक्चुअल में ये जो वाइंडिंग है ये एक चालक है, ये वाइंडिंग एक चालक है और इसी के पास जो फ्लक्स जा रही है बार बार चेंज होकर के जा रही है। तो फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम ये कहता है कि जब किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चालक रखा जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ध्यान रखना, ये जो फ्लक्स बिल्डअप हुई है, ये जो फ्लक्स बिल्डअप हुई है ये इस वाइंडिंग की करंट के कारण हुई है। तो ये फ्लक्स अपने खुद के चालक में या प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी जिसको हम नाम देंगे E1। और फैराडे का नियम कहता क्या है? फैराडे का नियम ये कहता है कि हमेशा जब कोई परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो हमेशा एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। आपको पता है फ्लक्स यहीं से जा रही है और यही वाइंडिंग मतलब चालक, कॉपर, और कॉपर एक चालक है। जब कॉपर रखा जाएगा तो इसमें इस चालक में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम यही ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होने का जो परिमाण है वो हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। तो अगर ये वोल्टेज के कारण ये उत्पन्न हुआ है, इस वोल्टेज के अप्लाई करने के कारण ये उत्पन्न हुआ है और ये वोल्टेज पॉजिटिव था तो ये अपने आप निगेटिव हो जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी का हो जाएगा। किस नियम के कारण?
फैराडे के नियम के कारण, लेंज के नियम के कारण। यहां से फ्लक्स आगे बढ़ी, फ्लक्स इसके कारण बनी थी, खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो गई। इस E1 का नाम हम देंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ध्यान रखना, फ्लक्स प्राइमरी की है, वो जा रही है सेकेंडरी तरफ, सेकेंडरी तरफ जा रही है, और सेकेंडरी में भी चालक रखे हैं और सेकेंडरी में भी बार बार चेंज हो रही है। तो यहां भी फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है और यहां भी चालक रखा है, तो इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसका नाम हम क्या बोलेंगे, E2। और ये भी हमेशा उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, तो इसकी भी पोलरिटी कैसी होगी, अपोजिट पोलरिटी की होगी, E2। ठीक है, तो V1 के अपोजिट E1 भी होगा और V1 के अपोजिट E2 भी होगा, क्योंकि उत्पन्न इसी के कारण हो रहा है और लेंज के लॉ को अप्लाई करता है। तो इस तरह से फ्लक्स के चेंज होने के कारण सेकेंडरी में भी एक वोल्टेज डेवलप हो गया जिसका नाम हमने E2 रख दिया। अब बात ये आती है कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो फ्लक्स प्राइमरी वाले की थी, लिंक करके सेकेंडरी कंडक्टर में इंड्यूस हुई, तो इस वजह से ये हमेशा फ्लक्स किसी और की होती है, इंडक्शन किसी और में होता है, तो इस इंडक्शन को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। लेकिन अगर फ्लक्स भी खुद ही की हो और कुछ खुद में ही इंडक्शन हो रहा है, तो उस इंडक्शन को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये वोल्टेज दिया हमने यहां पे था, लेकिन ये वोल्टेज इंड्यूस होकर के कहां आ गई, सेकेंडरी में आ गई। कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसके बीच नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू ट्रांसफर होके आ गई। तो इसका मीडियम क्या होता है, तो मीडियम हमेशा कैसा होता है, मैग्नेटिक मीडियम। मीडियम कौन सा होगा, मैग्नेटिक होगा। बात करते हैं, पावर यहां से ट्रांसफर होके यहां आ गई है, E2 का जो डेवलपमेंट होता है कौन से इंडक्शन के कारण, E2 का डेवलपमेंट हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। अब ध्यान रखना, यहां कितना भी इंडक्शन हो जाता, यहां कितना भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता, यहीं दिया है यहीं हमने इंड्यूस कर दिया, कोई फायदा नहीं है। हमें इस सर्किट से पूरी पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को दूसरे सर्किट में पहुंचाना है और बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लिए। तो ये पावर यहां जब पहुंची है तो एक्चुअल में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसका मुख्य कारण क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और उसमें दिया रहेगा इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और नन ऑफ द अबव, इस तरह से। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपका जो आंसर होना चाहिए वो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन म्यूचुअल इंडक्शन का होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब बात करते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये वोल्टेज अप्लाई किया। अभी जैसे ही ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो ध्यान रखना कि इसमें किसी भी प्रकार का कॉपर लॉस नहीं है। कॉपर लॉस कब नहीं होगा, जब ये प्योर इंडक्टिव कॉइल होगी, मतलब इसमें एक्सेल तो है बट आर नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस है। तो अगर ये आर नहीं है, मतलब ये शुद्ध इंडक्टिव कॉइल है, प्योर इंडक्टिव कॉइल है। प्योर इंडक्टिव कॉइल में रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर इंडक्टिव कॉइल में रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण इसका मतलब कि इसका जो पावर फैक्टर एंगल होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। तो यहां से एग्जैक्ट 90 डिग्री लैग करा करके ये 90 डिग्री लैग हो गया, और ये हमारी होगी कौन सी करंट, I0, जो यहां पर फ्लो हुई थी। क्यों, किसी भी इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर नहीं है, करंट के कारण ही फ्लक्स बिल्डअप हुई है। करंट के कारण ही अगर फ्लक्स बिल्डअप हुई है तो फ्लक्स जो बिल्डअप हुई है उसकी भी करंट के कारण ही हुई है, इस वजह से इसका भी वेक्टर आरेख यही होगा। अब V के कारण, अब जैसे ही फ्लक्स आ गई, फ्लक्स के बाद फिर E1 हुआ, और E1 हमेशा कैसा होगा, वोल्टेज का डायरेक्शन अगर इधर है तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, अब E1 फिर से E1 डेवलप हुआ, E1 के तुरंत बाद E2 डेवलप हुआ। E2 डेवलप हुआ तो यह इससे छोटा होगा या बड़ा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर। अगर ये संख्या ज्यादा होगी तो E2 बड़ा होगा,
और अगर ये संख्या छोटी होगी तो E1 E2 छोटा होगा। तो ये E1 हो गया, इसको E2। तो आप इस वेक्टर डायग्राम को या इस फेजर डायग्राम को आइडियल वेक्टर डायग्राम बता सकते हैं। आइडियल वेक्टर डायग्राम, इतना आप नोट करें। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन। ध्यान रखना, ये ट्रांसफार्मर का नॉर्मल सर्किट डायग्राम बनाया हमने। इस पर एसी अप्लाई करते हैं जब, ये एसी अप्लाई हो गया, ये कंप्लीट साइकिल है यहाँ से यहाँ तक। इस कंप्लीट साइकिल, इस यहाँ से यहाँ तक का जो समय होता है आपको पता है, इसको टाइम पीरियड टी बोलते हैं, आवर्तकाल। आधा टाइम इसको गुजारने के लिए कितना समय लगेगा, T/2। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये जीरो वैल्यू है। तो ध्यान रखना, अगर इसको पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में टी टाइम लग रहा है तो आधी कम करने में कितना लगेगा, T/2। और इसको मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, तो T/2 का भी आधा T/4 लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये फ्लक्स का आपका वेव फॉर्म था, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ईएमएफ भी बनेगा, तो इसी के जगह हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं, ये ईएम है। ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न कितना होगा। तो ध्यान रखना, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स परिवर्तन ही होता है। ईएमएफ इंड्यूस किस फैराडे के नियम के द्वारा हुआ है, और फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। E = N/dt आपने पढ़ा भी है। तो ध्यान रखना, अगर टर्न्स की संख्या 1 है, पर टर्न की बात हो रही है, तो N का मान तो 1 हो जाएगा, और फाई का मान कितना है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न। फ्लक्स का मान अगर मैं कहूं यहां से यहां तक का कितना है, तो आप कहेंगे φm है। अब बात करते हैं टाइम कितना है। अगर टाइम की बात करें तो आप कहोगे T/4 है। मतलब कि 0 से φm या em तक पहुंचने में, या 0 से क्या कहते हैं em तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो T/4 समय लग रहा है। यही क्या है, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न है। क्लियर है बात, ईएमएफ पर टर्न। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये बनेगा 4 φm इंटू बटा टी। अच्छा, एक बच्चों की 1/t = क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवर्तकाल का 1/, आवर्तकाल हमेशा आवृत्ति होती है। तो ये 1/t जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, f बन जाएगा। क्या मिला हमें, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न कितना मिला, 4 φm इंटू एफ। अब बात करते हैं हम जो एसी वैल्यूज पढ़ते हैं, उसमें वैल्यू हमारी कभी भी एवरेज नहीं ली जाती, बल्कि क्या ली जाती है, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। अब हमने साइनोसाइडल एसी दिया है। साइनोसाइडल अगर एसी दिया है तो साइनोसाइडल एसी का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। आरएमएस वैल्यू हमें पता करनी है, आरएमएस वैल्यू, और एवरेज वैल्यू एक टर्न का कितना दिया गया है, 4 φm इंटू एफ, ये दिया है। तो आरएमएस वैल्यू का मान कितना मिलेगा, यहां से आगे ऊपर जाते हैं। आरएमएस वैल्यू आपका कितना रहेगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर टर्न कितना होगा, तो ये वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। तो मिलेगा कितना, 4 φm f गुणा 1.11। यहां से आपको मिलेगा 4.4444 φm f, और वोल्ट पर टर्न। ये एक टर्न के वोल्टेज की बात थी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम E1 माने और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 माने, तो E1 का मान बताना कितना होगा। E1 एक टर्न का वोल्टेज इतना था,
सिर्फ एक टर्न का, और प्राइमरी में टर्न्स की संख्या कितनी है, N1 है। तो N1 अगर टर्न्स हैं तो इसमें N1 का गुणा हो जाएगा, तो मिलेगा कितना 4.44 F और N1 वोल्ट। ये किसका वोल्टेज मिलेगा, प्राइमरी का। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो E2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4.445 F इंटू N2 वोल्ट, ये मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न कितना होता है, तो आप कहोगे 4 पॉइंट, देख लो E1 बटा N1 अगर हम करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 4.445 F, ये मिलेगा। और इसी तरह से सेकेंडरी का भी अगर हम बात करें तो कितना होता है E2 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे 4.445 इंटू F। क्या देखा हमने कि प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न और सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न हमेशा बराबर होता है, हमेशा दोनों बराबर होता है। तो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इज इक्वल्स टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, ये हमेशा बराबर होता है। इस पॉइंट को नोट रखना है आपको। आगे बात करते हैं कि अगर आगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K से डिनोट करते हैं, और K इज इक्वल्स टू, इसको किस तरह, इसका वैल्यू होती है E2 अपॉन E1, मतलब E2 बटा E1 अगर हम कर दें तो यही हमारा होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है 4.445 F इंटू N2 अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है 4.445 F इंटू N1। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और K की वैल्यू क्या मिलती है E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ठीक है, तो इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। अब ध्यान रखना है, अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, आइडियल, अभी इसको आप नोट कर लें फिर आगे पढ़ते। हाँ, अगर हम यहीं पर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि जितनी इनपुट दी जाए उतना ही आउटपुट मिले, कोई भी किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। तो इसका मतलब जितनी इनपुट पावर दी जाए, मतलब मान लो इनपुट पावर V1 I1 है तो आउटपुट पावर भी कितनी होनी चाहिए V2 I2, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 था वो हमेशा V1 के बराबर होगा, और सेकेंडरी जो E2 है हमेशा टर्मिनल वोल्टेज V2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम आसानी से इस तरह से हम लिख सकते हैं कि V2 अपॉन V1 बराबर क्या लिख सकते हैं I1 बटा I2। यहाँ आसानी से ये चीज़ लिखा जा सकता है V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू I1 बटा I2। और फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर ये क्या है, फॉर, ये कंप्लीट है, दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हैं। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर की ये कंडीशन है। तो ये बताओ, अगर E1 की जगह में इसमें हम V1 लिख दें और E2 की जगह में V2 लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, K इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। और एक बात और, V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू क्या मिला है I1 अपॉन I2। लेकिन ये I1 अपॉन I2 सिर्फ ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए सही होती है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ध्यान रखना, अगर आपको कहीं मिले N1 अपॉन N2 क्या होता है, इसे टर्न्स रेशियो बोलते हैं। N1 अपॉन N2, N2 अपॉन N1 आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा। और अगर आपको कहीं V1 अपॉन V2 मिलता है तो आपका वोल्टेज रेशियो है। लेकिन कहीं आपको I1 अपॉन I2 मिलता है तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है।
ठीक है, इतनी बात होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात होगी, इतनी बातें नोट करें। आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या फीचर्स होते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहली बात, नो कोर लॉसेस। दूसरा, नो कॉपर लॉसेस, नो स्ट्रे लॉसेस and no dielectric losses. Purely inductive coil, infinite magnetic permeability, जीरो रिलक्टेंस। ये आपकी प्रॉपर्टीज। और ध्यान रखना, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। एक बात और, जीरो लोड करंट हमेशा बराबर होनी चाहिए मैग्नेटाइजिंग करंट की। ये क्या है आगे आप चल के देखोगे, और आगे आपको पढ़ाता हूँ। मैग्नेटाइजेशन करंट मतलब ये I0 है, ये बराबर होनी चाहिए हमेशा I म्यू के। और V और I0 के बीच जो हमेशा कोण बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। V और I0 के बीच जो कोण बनने चाहिए हमेशा 0 डिग्री का बनना चाहिए। साथ ही साथ पावर फैक्टर, जीरो लोड पावर फैक्टर पावर फैक्टर PF हमेशा जीरो होना चाहिए, जीरो लैगिंग होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए आइडियल ट्रांसफार्मर के होने के लिए। ये भी उसी में इंक्लूड है, ये भी कंडीशन। ठीक है, इतनी बातें और आप नोट कर लो। आज के लिए फिर इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे यूट्यूब पर अभी लेक्चर पढ़ने हैं, थोड़ा सा डाटा इश्यूज भी आ रहे हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ेंगी। अभी आज की क्लास जितनी हुई, इससे आगे फिर और इससे बड़ी होगी। और ऐप में आपकी कंप्लीट, जब ऐप लॉन्च हो जाएगा तो ऐप मैंने दे दिया है, अभी उसमें टाइम लग रहा है, तब तक आपकी जो क्लास होगी वो 2 घंटे के लिए प्रॉपर रहेगी। अभी जब तक मैं यूट्यूब की क्लास रहेगी, आपकी छोटी छोटी क्लास रहेगी। पहले मैं मशीन को पढ़ाऊँगा, उसके बाद पावर सिस्टम पढ़ाऊँगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊँगा। ये और जो चीज़ें भी बची होंगी वो एक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।